चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, जो कि आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो क्षेत्रक होते हैं, सेक्टर होते हैं, उसमें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये शामिल होता है सेवा क्षेत्रक, जिसके अंतर्गत आपको बैंकिंग, परिवहन, बीमा, संचार और अन्य क्षेत्र की जो अन्य प्रकार की जो इसी प्रकार की सेवाएं यहाँ देखने को मिलती हैं सेवा क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र का जो विकास है उसकी अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में इसका विकास माना जाता है। और इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात और जो संप्रेषण है यानी कम्युनिकेशन है, वित्त, पर्यटन, इसके अलावा जो हॉस्पिटल है, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। सेवा क्षेत्र में ग्राहक से संबंध जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का जो है 60% योगदान देखने को मिलता है। 60% से भी अधिक योगदान देख सकते हैं। भारत समेत विश्व के अधिकता जो भागों है वो अधिक से अधिक जो भाग है उसके पर्यटन आर्थिक प्रगति का मुख्य यहाँ प्रमुख स्रोत माना जाता है। और पर्यटन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है इस पर परिवहन पर निर्भर है। और परिवहन जो है 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक तो सड़क परिवहन होता है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग परिवहन, जलमार्ग परिवहन और वायु मार्ग परिवहन। तो ये सभी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे सेवा क्षेत्र की। तो सेवा क्षेत्र जो होता है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। वैश्विक वाणिज्यिक सेवा के आयात निर्यात में भारत का स्थान जो है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अगर बात करें तो भारत के वाणिज्यिक क्षेत्र के जो निर्यात है और उसमें आयात में विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल कर लिया गया है। सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण हमको देखने को मिलता है। देखिए, व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट देख सकते हैं, यातायात, भंडार, संचार प्रसारण संबंधी सेवाएं, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं रेलवे यातायात, सड़क यातायात, हवाई यातायात। कुछ वित्तीय सेवाएं देख सकते हैं। फिर रियल एस्टेट जो आवासीय और पेशेवर सेवा उसका स्वामित्व देख सकते हैं। लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य चीज़ें यहाँ देख सकते हैं, निर्माण, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ, बस 2017 की अगर बात करें तो यहाँ देखिए निर्यात यहाँ पे मतलब भारत का निर्यात में 8वां तथा आयात में 10वां स्थान यहाँ पे देखने को मिलता है। विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पिछले दशक से निरंतर बढ़कर 2017 में 3.5 पर पहुँच गई है। भारत के कुल सेवा क्षेत्र के जो निर्यात है उसमें कंप्यूटर व ITCT जो सेवा है उसमें व्यापार सेवा तथा यात्रा सेवाओं का 75% योगदान हमको देखने को मिलता है। जबकि कुल सेवा आयात में व्यापार जो है सेवा, परिवहन एवं यात्रा सेवाओं का लगभग 70% योगदान रहता है। भारत के सेवा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे व्यापार है, होटल है एवं रेस्टोरेंट है, भंडारण है मतलब जो स्टोरेज होती है, गोडाउन वगैरह, परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, संचार, बीमा, वित्त बीमा होता है, रियल एस्टेट होता है, व्यापारिक सेवाएँ, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएँ तथा निर्माण कार्य से संबंधित जो सेवाएं वो इसमें शामिल होती है। इसके साथ ही सन 1951 की बात करते हैं हम। सन 1951 में जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था उसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 52% था, जबकि 2018-19 में घटकर 14.4% हो गया है। जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 30% था, जबकि 2018 में बढ़कर ये 54% के आसपास या अधिक हो गया है। तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सकल मूल्य संवर्धन, जिसे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारत का जो है सकल मूल्य संवर्धन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए सेवा क्षेत्र में वृद्धि देख सकते हैं। देखिए मतलब इसकी जो है सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर है तो 2017-18 में देखें तो 8.1 थी और 2018-19 में ये 7.5 हो गई, मतलब इसमें गिरावट आई है। तो यह जो गिरावट है उपक्षेत्र आयात, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं में 2018 और 2019 में 6.9 गिरावट आने और लोक प्रशासन एवं रक्षा में 8.6 की गिरावट आने के चलते हुई है। भारत में सेवा में जो नियोजन है उसकी अगर बात करें तो NSSO जो नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रत्येक व्यक्ति है 1000 व्यक्तियों में से 240 व्यक्ति कहाँ पे है, सेवा क्षेत्र में संलग्न है, कार्यरत। और शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो 1000 व्यक्ति में से 683 व्यक्ति सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र में रोजगार की। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 34% यहाँ पे लोगों को जो है रोजगार प्राप्त है, जबकि सेवा क्षेत्र का GVA जो है 54% देखने को मिलता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व श्रम संगठन है उसके अनुसार देखें तो विश्व के शीर्ष 15 देशों में भारत व चीन को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश देश में कुल रोजगार जो है 2/3 यानी कि 3 भाग टोटल है, जिसमें 2 भाग यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि 100 में से 70% के आसपास यहाँ पे रोजगार प्राप्त है। ठीक है, विश्व के अंतर्गत देखें तो सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI की अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र के देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है। सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है उसकी 2018 की बात करें 19 की तो इसमें 36% से बढ़कर जो है
9.15 अरब डॉलर रहा है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। कुछ प्रमुख सेवाओं की बात करें तो यहाँ देखिए प्रमुख सेवाएं हमको देखने को मिलती है, जैसे बैंकिंग सेवाएं। तो बैंकिंग क्षेत्र शुरू से ही एक तीव्र वृद्धि वाला क्षेत्र बनकर रहा है और 1990 के दशक में इस क्षेत्र की वृद्धि दर जो है 13% तथा 2004-05 से जो है यहाँ पे देखिए 2009-10 के दौरान 15% रही है। इसके अलावा मजबूत बैंकिंग तंत्र तथा साख की उपलब्धता के कारण बैंकिंग क्षेत्र तीव्र विकास के पथ पर अग्रसर रहा है। 2010 और 11 की बात करें तो उसमें बैंकिंग व बीमा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के 13.5 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट की बात। तो यहाँ देखिए भारत का जो पर्यटन है वो सबसे बड़ा जो है सेवा उद्योग माना जाता है, सबसे बड़ा सेवा उद्योग माना जाता है, जिसकी जो भूमिका अगर देखें जीडीपी में तो 6.23 और भारत में कुल रोजगार अगर देखें तो 8.78 देखने को मिलता है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार यहाँ देखें तो भारत जो है 10 वर्षीय विकास क्षमता के साथ 2009 से 2018 तक पर्यटन का आकर्षण केंद्र बन गया। उसके अलावा इसके कार्यबल में अधिकांश हिस्सा महिलाओं का देखने को मिलता है। चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले जो विदेशी है पर्यटक को आकर्षित करने हेतु एक नई चिकित्सा वीज़ा श्रेणी की शुरुआत की गई। भारतीय पर्यटन उद्योग जो है होटल उद्योग से जुड़ा हुआ है। होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएं भी शुरू की गई, जिसमें हेरिटेज होटल योजना हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य जो है पुराने महल, हवेली, किलों आदि को संरक्षित करके होटल व्यवसाय के रूप में उपयोग में लाना। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 देखने को मिलती है। तो पर्यटन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा प्रदान करने तथा इस क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने हेतु राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में लागू की गई। और पर्यटन को यहाँ पे इसके अंतर्गत देखें तो पर्यटन को आर्थिक विकास का मुख्य घटक के रूप में स्थापित करना। इसके अलावा रोजगार सृजन इसका मुख्य उद्देश्य था। आर्थिक विकास, ग्रामीण पर्यटन को जो है नीति प्रदान करने हेतु पर्यटन को गति प्रदान करना। इसके अलावा पर्यटन विकास के मुख्य संचालन हेतु घरेलू पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना। पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के योगदान को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार द्वारा सक्रिय उत्प्रेरक की भूमिका अदा करना। तेजी से बढ़ते वैश्विक यात्रा तथा गंतव्य के रूप में जो है मतलब यहाँ पे देखिए गंतव्य के रूप में भारत के व्यापक अप्रयुक्त जो क्षमता है उसका लाभ उठाने के लिए भारत को पर्यटन क्षेत्र के वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना। इसके अलावा WTTC जो वर्ल्ड टूरिज्म जो है उसके अनुसार अगर देखें तो उसकी रिपोर्ट है 2019 की। तो इसमें जो है 2018 में भारत विश्व में पर्यटन के क्षेत्र में 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कुछ अन्य सेवाएं हम देख लेते हैं। अन्य प्रमुख सेवाएं जैसे आतिथ्य सेवाएं की अगर बात करें तो वो देखने को मिलती है। कुछ मीडिया और मनोरंजन सेवा जैसे गैर सरकारी टेलीविज़न क्षेत्र है, सार्वजनिक सेवा है, टीवी प्रसारण है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया, रेडियो सेक्टर, ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। कुछ अंतरिक्ष सेवाएं होती है। अंतरिक्ष सेवाएं मतलब सूचकांक जो है TTCI जो है उसमें भारत में 2013 में 65वें स्थान पर था, जो कि 2019 में 34वें स्थान पर आ गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं PSLV जो भारत ने जो है अंतरिक्ष परिवहन पोलर उपग्रह प्रक्षेपण व्हीकल है जिसे PSLV बोला जाता है, और एक होता है भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण व्हीकल जिसे GSLV बोला जाता है, GSLV MK 3। ये सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्धि देखने को मिलती है। आतिथ्य सेवा की अगर बात करें तो देखिए पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2014 की अगर बात करें तो इसमें 1116 की अपेक्षा दिसंबर 2018 में अनुमोदित जो होटल है उसकी संख्या 75.71% आतिथ्य सेवाओं में वृद्धि देखने को मिलती है। मीडिया और मनोरंजन सेवाओं की बात करें तो देखिए मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें यहाँ टेलीविज़न है, ठीक है, टेलीविज़न, प्रिंट, रेडियो, फिल्म, संगीत, डिजिटल विज्ञापन, ओवर द टॉप, विजुअल इफेक्ट तथा गेमिंग, यहाँ पे सारी चीज़ सम्मिलित की जाती है। फिक्की जो है फिक्की इस मतलब यहाँ पे मीडिया और जो मनोरंजन रिपोर्ट है 2019 के अनुसार उद्योग 2013 में 91,810 करोड़ से जो है 2018 में 1,67,500 करोड़ तक बढ़ गया है। तो ये हम कुछ विशेष चीज़ें यहाँ पे देखें इसके संबंध में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भारत में सेवा क्षेत्र में तेज समृद्धि के कारण की अगर बात करें तो देखिए जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है वैसे वैसे विशिष्टीकरण का योगदान भी बढ़ने लगा है। और यहाँ देखिए मांग पक्ष में बढ़ोतरी के कारण भी सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। साथ में उदारीकरण की जो नीतियाँ है उसके पश्चात बैंकिंग, बीमा, परिवहन एवं संचार आदि क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश से सेवा क्षेत्र के विकास को बहुत ही उत्साह मिला है। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ दूरसंचार विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन उसने जो है नई दूरसंचार नीति का मसौदा तैयार किया। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति जिसे हम बोलते हैं 2018।
जिसके अंतर्गत 50 Mbps मतलब जो प्रत्येक नागरिक है उसको 50 Mbps की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। सभी जो ग्राम पंचायत है, सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1 GB पर जो है 1 GB पर सेकंड की कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 GB पर सेकंड की कनेक्टिविटी उपलब्ध प्रदान करना, मतलब उपलब्धता यहाँ देना। मांग पर जो है सभी शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी मुख्य विकास संस्थानों को 100 Mbps ब्रॉडबैंड समर्थित करना। इसके अलावा 50% घरों तक जो है फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड की पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये कुछ यहाँ पे राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अंतर्गत देखने को मिलती है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे सेवा क्षेत्र की कुछ चुनौतियाँ देखने को मिलती है। चुनौतियाँ मतलब समस्या जो सामने आती है या जो भी देख सकते हैं हम इसके संबंध में। तो भारत में सेवा क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी अवसंरचना का जो अभाव है वो यहाँ देखने को मिलता है। पहली चुनौती, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सेवा जो है सेवा क्षेत्र तक पहुँच नहीं हो पाती या पहुँच का अभाव होता है। भारत में सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद रोजगार के क्षेत्र में जनसंख्या के कम भाग को ही नियोजित कर पाता है, ये भी मुख्य चुनौती यहाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए सेवा क्षेत्र से संबंधित कुछ यहाँ पे ओवरव्यू था और हमने यहाँ पे देखें, और इसके बाद हम जो है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे विगत वर्षों में आए हुए, और कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न गतिविधियों पर विचार करना है। और जो यहाँ पे अगर देखें आपको सारे ऑप्शन दिए हैं, चार में से आपको बताना है कि देखिए जो गतिविधि है यानी कि जो सारी चीज़ है वो घटता क्रम में हमको बताना है। यानी कि इन क्षेत्रों का जो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के लिए स्थित कीमतों 2001 के अनुसार अंशदान का घटता क्रम बताना है। घटता क्रम मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा, उसके बाद कम वाला, उसके बाद फिर कम वाला, ऐसे हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए कृषि वानिकी और मत्स्यिकी की अगर बात करें तो ये सबसे पहले नंबर पर आएगा क्योंकि ज़्यादा जो है इसी का है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में। विनिर्माण की अगर बात करें तो विनिर्माण यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी क्योंकि ये बाद में आएगा। व्यापार होटल परिवहन की अगर बात करें तो व्यापार होटल परिवहन जो है दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। इसके अलावा वित्त पोषण और जो बीमा भूमि तथा भवन सेवाएं की बात करें तो ये तो आपका आखिरी में आएगा, ठीक है। आखिरी मतलब चौथे नंबर पर आएगा, और विनिर्माण जो है आपका तीसरे नंबर पर आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपको देखिए क्या देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है, 1 के बाद आपको 3 देखने को मिलता है, 3 के बाद 2 और 2 के बाद आपको 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ दिख रहा है? ए नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सकल घरेलू उत्पाद में इनका हिस्सा इस प्रकार देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कृषि वानिकी और मत्स्यिकी की अगर बात करें तो यहाँ 25.3% मिलता है। व्यापार होटल परिवहन और संचार 21%, विनिर्माण क्षेत्र में 14% के आसपास, वित्त पोषण बीमा से संबंधित 13%। तो एक घटते क्रम में हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1980 से जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना घटने की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। ना घटने की प्रवृत्ति यानी कि बी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तृतीय क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ देखिए व्यापार एवं परिवहन सम्मिलित है, ठीक है। इसके अलावा वित्त एवं वास्तविक संपदा सम्मिलित है। वानिकी और मत्स्य यहाँ पर सम्मिलित नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट में होता है, कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं और ये प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती है, इसलिए तीसरा आंसर नहीं होगा। तो 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर होंगे बी नंबर का। मतलब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा जो है उद्योग आता है, और सेवा उद्योग के अंतर्गत व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, सॉफ्टवेयर सेवाएं, व्यवसाय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं एवं प्रसारण, अस्पताल एवं निदान केंद्र, शिक्षा, जल परिवहन, कृषि सेवाएं, अंतरिक्ष सेवाएं, ये सारी चीज़ यहाँ पर शामिल होती है। निम्नलिखित में से जो है कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप मतलब तीसरे नंबर की जो सेवा है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए खनन और उत्खनन जो है आपको प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत देखने को मिलता है। परिवहन और संचार ये टर्सरी यानी कि तीसरे सेक्टर के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके अलावा होटल भी आपको तीसरे सेक्टर के अंतर्गत देखने को मिलता है। बनस और मातिकी आपको जो है वानिकी और मत्स्य की जो है वो प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि 2 और 3 बस यहाँ पे सही होंगे। 2 और 3 मतलब आप देख सकते हैं बी नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेवा क्षेत्र उपक्रम जो है उपगम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया जाता है? तो यहाँ देखिए अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत, अग्रणी बैंक योजना इसका राइट आंसर है। मतलब सेवा क्षेत्र उपगम जो है अग्रणी बैंक योजना के कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। और शेष क्षेत्र उपगम के अंतर्गत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक एवं ग्रामीण बैंकों को 15 से 25 गाँव एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों की जो सेवा है उसका
सेवा करने का यहाँ प्रावधान किया गया। अग्रणी बैंक योजना वर्ष 1969 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत प्रत्येक को उन्हें आवंटित जिलों के लिए अग्रणी भूमिका सौंपने का प्रावधान किया गया। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? परिवहन संचार वाणिज्य, ये सभी जो है टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ आती है, वो हमने पहले देख चुके हैं। वर्ष 2006 से 10 के मध्य निम्नलिखित में से किस सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि है दर भारत से सर्वाधिक रही है? भारत में सर्वाधिक रही है, तो भारत में सर्वाधिक रही है किसकी? संचार, यानी डी नंबर का राइट आंसर है, जिसके अंतर्गत जो है 25% प्रतिवर्ष से अधिक रही है। 31 मई 2019 की अगर बात करें, 31 मई 2019 से में जारी 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार आधार कीमतों में वृद्धि, वित्तीयन स्थावर जो संपदा है एवं व्यावसायिक सेवा उसमें जो है 7.4 की वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक वृद्धि लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओं में 8.6 की वृद्धि की गई। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 से दूरसंचार क्षेत्र में नई क्रांति लाई गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो इसकी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है सेवा क्षेत्र 60% से ज़्यादा हम देख सकते हैं यहाँ पे जीडीपी में इसका जो है परसेंटेज देखने को मिलता है। सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत के जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा 2006 में यहाँ था? तो 2006 की अगर बात करें तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा था व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार। ले देखिए बात आ रही है टर्सरी सेक्टर की, तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर है, यानी कि 2006 में इनका सबसे ज़्यादा योगदान था। वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाओं का 14.8, सामुदायिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं का 12% और निर्माण क्षेत्र का 8%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। और इसके अलावा 2018-19 के अनुसार विभिन्न सेवा क्षेत्रों का जो अनुमानित योगदान व्यापार, होटल, परिवहन, संचार व ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं 18.30% यहाँ देखने को मिलती है। भारत में सेवाओं का वर्ष 2012 और 13 में सकल घरेलू उत्पादन तथा सकल क्षेत्र जो है सकल रोजगार में भागीदारी क्रमशः लगभग कितनी थी? तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर हमको देखने में मिलता है 57 तथा 28, यहाँ इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी नंबर का। इसके अलावा 2008 वर्ष 2008 और 9 में निम्नलिखित में से किस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? सेवा क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक कहाँ पर रहा? तो हम देख सकते हैं जो है दिल्ली, भारत की राजधानी, इसके अंतर्गत देख सकते हैं 2008 और 9 में राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाले जो है 6 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके अंतर्गत दिल्ली पहले है, फिर चंडीगढ़ है, केरल है, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। ठीक है, अधिक से कम की ओर ये आंकड़े हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा वर्ष 2001 से 2012 तक की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम जो है विश्व में क्या था? विश्व में क्या था इसका जो क्रम है? तो ये द्वितीय नंबर पर देखने को मिलता है, द्वितीय नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में जो है सेवा क्षेत्र का योगदान की अगर बात करें तो ये जो है 69% के आसपास हमको देखने को मिलता है, जो सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार के अंतर्गत जो मेगा फूड पार्क की अवधारणा है वो किन किन उद्देश्यों को प्रोत्साहित कर रही है? तो यहाँ देखिए आपको 3 दिए हैं, 3 में से आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम जो अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिल्कुल सही है। ठीक है, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु ये भी सही है। उद्यमियों के लिए उद्यमी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने हेतु तो ये गलत है, यानी कि 1 और 2 बस सही है, 1 और 2 सही है, यानी कि बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ देखिए मेगा फूड पार्क योजना सितंबर 2008 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके प्रमुख उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराना तथा खराब होने वाले पदार्थों का प्रसंस्करण वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 20% तक करना था। अन्य प्रकार के अपव्यय जो है घटना है। और तृतीय विकल्प उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना मेगा फूड पार्क का उद्देश्य नहीं है, ये हमने देखे तीसरे नंबर का गलत है। सेवा क्षेत्र उपक्रम जो है किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया जाता है? तो हमने देखे अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, तो ये अग्रणी बैंक योजना जो हम देख सकते हैं बी नंबर का एकीकृत ग्रामीण अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत ये जो है लीड बैंक स्कीम इसको बोला जाता है। 15 से 25 गाँव एवं अर्ध सरकारी क्षेत्रों में सेवा करने का प्रावधान इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और अग्रणी बैंक योजना सन 1969 में ये जो है इसको शुरू किया गया था।
निम्न में से कौन जो है भारत में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? देखिए, कानूनी सलाह आती है, परिवहन भी आता है, खान पान होटल भी आती है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण यहाँ पे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ये जो है इंडस्ट्रियल यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता क्रम आपको बताना है। तो घटता क्रम कौन सा होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा सेवाओं में रहता है तो ये वाला होगा, ठीक है। दूसरा उद्योग में रहता है, तीसरा कृषि में। तो ये ए नंबर का ही हमारा राइट आंसर होगा। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कब भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई? तो वर्ष 1996 में इसकी स्थापना की गई। तो सी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, भारतीय पर्यटन विकास निगम के 5 क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एवं गुवाहाटी में स्थित है। इसके अलावा इसके संबंध में कुछ बहुत सारी योजनाएं यहाँ देखने को मिलती है। जैसे स्वदेश दर्शन योजना की अगर बात करें, स्वदेश दर्शन योजना यहाँ पे देखने को मिलती है। 5 पर्यटन सर्किटों का विकास किया जाएगा यहाँ पे। उत्तर पूर्वी सर्किट, बुद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्ण सर्किट। और इसके अलावा एक और योजना आप देख सकते हैं, प्रसाद योजना। प्रसाद योजना की अगर बात करें तो इसमें 12 शहरों में जो है तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो अमृतसर है पंजाब के अंतर्गत, अजमेर राजस्थान के अंतर्गत, द्वारका, मथुरा, वाराणसी, गया, पुरी, अमरावती, जो टोटल 12 यहाँ हम देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे का जो विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का जो है दूसरा यहाँ पे स्थान देखने को मिलता है। यानी कि भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत आप देख सकते हैं 1853 में चलाई गई थी। ये मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी, ठीक है। 34 किलोमीटर में प्रारंभ की गई थी। और भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई, लॉर्ड कर्जन के समय। रेल वित्त को जो है वर्ष 1924 से 25 में एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से जो है मतलब सामान्य जो बजट है उससे अलग कर दिया गया था, ठीक है। मतलब भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ और यहाँ पे बाद में इसको जो है अभी सामान्य बजट में भी शामिल कर लिया गया। अंतरिक्ष सेवाओं के अंतर्गत इसरो ने जो वर्ष 2020-21 में कितने निगरानी उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो टोटल यहाँ पर 10 यहाँ पर उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई गई है इसरो के द्वारा, ठीक है। इसरो की स्थापना कब की गई थी और इसरो का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, ठीक है। मुख्यालय भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा नई इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 का लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देकर वर्ष 2025 तक जो है प्राप्त करना है। तो ये जो है प्राप्त करने की जो लक्ष्य रखा गया है $400 अरब रखा गया है। तो सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में कहाँ एक नई प्रमुख बंदरगाह जो है उसकी स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो है बाधवान। और यहाँ देखिए बाधवान जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत है और एक यहाँ पे नए बंदरगाह की स्थापना करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसकी कुल जो लागत है उसकी अगर बात करें 65,544 करोड़ होगी। और बाधवान बंदरगाह को भू स्वामित्व मॉडल में विकसित किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के साथ एक शीर्ष भागीदार के रूप में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित भी किया जाएगा। यहाँ पे 1 जनवरी 2020 को रियल एस्टेट जो है क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा केरेरा का जो है शुभारंभ किया गया? तो ये जो है केरल के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जो है केरेरा यानी कि केरल रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण इसका शुभारंभ किया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? ग्राहकों के विश्वास को बढ़ावा देने और रियल एस्टेट क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने का इसका मुख्य उद्देश्य होगा। पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे PFRDA बोलते हैं, इसने भारत के विदेशी नागरिकों को जो है NPS में नामांकन की मंजूरी देने के साथ साथ कौन सा खाता खुलवाने की मंजूरी यहाँ पे दी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए टियर 12, टियर 13, टियर 14 ये तीनों नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है यहाँ देखिए यहाँ पे जो है टियर 1 मतलब इनमें तीनों में से नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है टियर 1 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि टियर 1 खाता खुलवाने की मंजूरी दी गई है यहाँ पे। और PFRDA की जो योजना इस योजना है, इसने किसी भी समय भारतीय रहे जो दूसरे देश के नागरिक है उसको भी अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अब निवेश कर सकेंगे। इससे पहले अनिवासी जो भारतीय उसका सिर्फ ऑफलाइन P मोड से ही निवेश की अनुमति थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अचल संपत्ति नियमन प्राधिकरण जिसे रेरा बोलते हैं, जो कानून है उसकी धारा 16 में वर्णित है। तो इसमें क्या वर्णित है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रियल एस्टेट कंपनियों के लिए स्वामित्व बीमा लेने की अनिवार्यता यहाँ पे इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो अक्टूबर 2019 की अगर बात करें तो इसमें जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने स्वामित्व बीमा के मानकीकरण हेतु एक पैनल का गठन किया। और यह पैनल 12 सदस्यों का वर्किंग ग्रुप जिसमें कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि, IRDA, इरडा जिसे बोलते हैं उसके प्रतिनिधि एवं अचल संपत्ति विनियामक
नियामक जो प्राधिकरण उसके प्रतिनिधि भी यहाँ पर शामिल थे। तो ये हमने कंप्लीट रूप से यहाँ पे ओवरव्यू और क्वेश्चन को यहाँ जाना किसके संबंध में, सेवा क्षेत्र के संबंध में। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ मिल जाएगी। सभी चीज़ों की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।